मोशन के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक्स। तो ध्यान से मेहनत से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आज हम तुम लोगों को बेसिक प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से, मन से और मेहनत से बच्चों सीखना है। देखो, प्रॉब्लम इस प्रकार से दिया हुआ होगा कि इस तरह एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, एक सरफेस दिया रहेगा जो स्मूथ है, मतलब एकदम चिकना है, वैसे होता नहीं है, लेकिन लिख देगा तो मान लेना है कि स्मूथ है। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है A और उसका मास है, द्रव्यमान है m1। एक वस्तु है, एक बॉडी है B, उसका मास है m2। इसे हम F फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है कि क्या होगा एक्सेलरेशन, यह टॉपिक हमें बताना है। सर्वप्रथम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम सोल्व करने का सबसे पहला अप्रोच होता है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम क्वेश्चन के साथ आराम से धीरे धीरे करके यह चीजें हम तुम लोगों को सिखाते जाएंगे। इसे बोला जाता है बच्चों FBD, ठीक है। तो यहां पर बच्चों m1 मास का एक बॉडी है, m1 मास का एक बॉडी है, और यह जो है वह m2 मास का एक बॉडी है, ठीक है। फ्री मतलब अलग अलग, मुक्त रूप से, इंडिपेंडेंट, अलग अलग बॉडी पे डायग्राम दिखाना है। डायग्राम का मतलब है बच्चों कि बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सों को दिखाना है। इस डायग्राम का मतलब है कि इस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स को हमें दिखाना है। तो m1 मास है, तो नीचे की ओर किसी भी दुनिया में किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसे हम लोग mg कहेंगे। अगर कोई बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस के कारण ऊपर में एक नॉर्मल लगता है, यह बात समझो। m मास का बॉडी है तो नीचे mg लगेगा, सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस के कारण परपेंडिकुलर में नॉर्मल लगता है, नीचे mg लगता है। अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है mg से, और सरफेस उसके प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसे नॉर्मल कहते हैं। एक फोर्स यहाँ पे F लग रहा है, इस पर देखोगे तो m2g लग रहा है बच्चों, और ऊपर कोई सरफेस के कारण नॉर्मल लग रहा होगा m2। अब समझो, इस बॉडी को तुम धक्का दे रहे हो तो यह बॉडी इसको धक्का दे रहा होगा, तुम इस बॉडी को धक्का दे रहे हो F से, तो यह बॉडी B को धक्का दे रहा होगा, मान लो किसी फोर्स P से। मान लो एक बॉडी रख दिए, तो इस बॉडी को तुम धक्का दिए, इस बॉडी को तुम धकेले, तो यह बॉडी अपने बगल वाले बॉडी को, बगल वाला उसके बगल वाले को कांटेक्ट के कारण कांटेक्ट फोर्स लगेगा, वह P होगा। यह P जो है, यह जो P है, m2 बोलेगा जिसका नाम है बच्चों B और इसका नाम है A। B बोलेगा कि P कौन लगाया, तो बोलेगा A लगाया। तो हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो B बोलेगा कि हम पे P कौन लगाया है, A लगाया, तो हम भी B पे A पर P लगाएंगे। इस बात को बच्चों ध्यान पूर्वक समझोगे कि अगर B पर A बॉडी P फोर्स लगाया है तो B बॉडी भी A पर P फोर्स लगाएगा, क्योंकि हर एक एक्शन का A B पर P फोर्स लगाया तो B भी A पर P फोर्स लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में।
मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा, दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, तो यही बॉडी का डायग्राम होता है। किसी भी बॉडी पर डायरेक्शन दिखाते हुए उस पर सभी फोर्सों को दिखाना FBD कहलाता है। यह न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम सोल्व का पहला मेथड है कि तुम डायग्राम ड्रा करो। उसके बाद डिसाइड द मोशन। तो बच्चों अगला बात है मेरा डिसाइड द मोशन। तो ए के लिए हम देखेंगे ए बॉडी जो है वह मोशन किधर कर रहा है, तो इधर। ए बॉडी मोशन किधर कर रहा है, तो इधर। कौन इसको मोशन करा रहा है इधर, एक फोर्स। ए बॉडी को इधर मोशन कौन करा रहा है, तो F करा रहा है। और अपोज कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है, तो P करा रहा है। समझो कि यह एक बॉडी है, इसको इधर से भी कोई धक्का दे रहा है और इधर से भी कोई धक्का दे रहा है और बॉडी इधर जा रहा है। यानी इधर से धक्का देने वाला बड़ा होगा तो ही ना बॉडी इधर जाएगा। तो ए के लिए नेट फोर्स बोलेंगे, क्या लग रहा है नेट फोर्स, तो लिखेंगे F माइनस पी। और नेट फोर्स जो होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से वह M इंटू ए होता है, M1 इंटू ए होता है। बी बॉडी के लिए बच्चों अगर देखोगे तो बी बॉडी के लिए कौन इसको धकेल के आगे चला रहा है, इस डायरेक्शन में बी चल रहा है और इस डायरेक्शन में कौन इसको आगे चला रहा है। इन दोनों में तुम देख रहे हो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स के बराबर होगा, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ना तो बॉडी ऊपर चल रहा है ना नीचे चल रहा है, ना ऊपर चल रहा है ना नीचे चल रहा है। बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में इस बॉडी को F ले जा रहा है और P विरोध कर रहा है। इस बॉडी के लिए P ले जा रहा है और विरोध करने वाला इधर से कोई नहीं है, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो P होगा। तो P बराबर हो गया M2A, क्योंकि फोर्स बराबर M गुना A होता है। तो B का मान है M2 इंटू एक्सेलरेशन A। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर हम करें तो F माइनस पी प्लस पी M1A प्लस M2A। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि P कैंसिल हो जाए, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में P नहीं है। P कैंसिल हो गया तो F बराबर आ गया बच्चों M1 प्लस M2 इंटू A। तो A बराबर आ गया F बाई M1 प्लस M2। अगर इसी P का वैल्यू पूछ देता कि P भी निकालो, दोनों बॉडी के बीच क्या फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडी के बीच क्या कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, P निकालो, तो सिर्फ P बराबर M2 इंटू A होता है। तो A का वैल्यू जो लाए हैं F बटा में M1 प्लस M2, इसे लिख देंगे। नोट कर लो बच्चों, और यह बात ध्यान देते हुए कि हम लोग अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा टाइम देंगे, 2-4 प्रॉब्लम और देखेंगे, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। थोड़ा नोट कर लो, वीडियोज रिपीट देखो और ध्यान पूर्वक मेहनत से देखोगे, धीरे धीरे करके पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों सीख जाओगे। इस पे अब आगे क्वेश्चन 2-4 सवाल और कराएंगे तो उससे तुमको आइडिया खुलते चला जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान पूर्वक मेहनत से, क्वेश्चन है कि M1 एक है M2 और एक है M3, 3 मास है A, B और C। एक फोर्स लगाकर धक्का दे रहे हैं, तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन। हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, बीच के कांटेक्ट फोर्स निकालने हैं, सरफेस जो है वह स्मूथ दिया हुआ है। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से समझोगे, पहला काम होता है FBD ड्रा करना। FBD का अर्थ होता है बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि हर एक बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सों को डायरेक्शन के साथ दिखाना।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं M1, एक बॉडी है M2, फ्री खींचना है मतलब अलग अलग, एक बॉडी का अलग डायग्राम, और यहाँ हो गया बच्चों M3। मान लो दुनिया के हर एक वस्तु को, हर एक बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जिस फोर्स से खींचता है उसे mg कहते हैं। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस के कारण फोर्स लगता है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ mg लगा, यहाँ नॉर्मल लगा, यहाँ F फोर्स हम लगाते हैं, यहाँ पे बच्चों M2g नीचे लगेगा और यहाँ पे सरफेस के कारण लगेगा नॉर्मल M2। इसको हम F से धकेल रहे हैं तो कुछ कम से यह इसको धकेलेगा, मान लो P से धकेल रहा है, तो यह A बॉडी है और यह B बॉडी है, तो B बोलेगा कि हमें P फोर्स से कौन धकेल रहा है, तो बोलेगा A। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होते हैं। तो अगर इधर तुम B को P फोर्स से धकेल रहे हो तो B भी A को P फोर्स से धकेलेगा। इसका फोर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे M3G और ऊपर की ओर नॉर्मल M3। अब यहाँ पर C जो है, अगर हम A जो है B को P से धकेला तब B जो है C को भी कुछ Q से धकेलेगा। मान लो 3 लोग हैं, हम इसको धक्का दिए तो या इसको धक्का दिया या इसको धक्का दिया, कुछ कम होते जाएगा। तो C को Q से धकेलने वाला कौन था? C को Q से धक्का देने वाला कौन था? B। तो C बोलेगा कि थर्ड लॉ के अनुसार हम भी तुम पे उल्टा और अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाएंगे। मान लिया गया एक्सेलरेशन A है, सभी बॉडी आगे की ओर A एक्सेलरेशन से साथ में चलेगा। क्लियर है बाबू? अब आते हैं डिसाइड द मोशन। M1 के लिए आओगे तो M1 को कौन धकेल रहा है, कौन ले जाने का उत्तरदायी है M1 को? तो F पे ही M1 को आगे ले जा रहा है और P उसका विरोध कर रहा है। तो नेट फोर्स लिखेंगे हम F माइनस P। धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। देखो A जा किधर रहा है, तो आगे आगे कौन ले जाना चाह रहा है? F। कौन विरोध कर रहा है? P। F माइनस P। सिंपल लॉजिक समझो बच्चों। अगर हम इस बॉडी को 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं और कोई 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है तो जाएगा इधर 10 की ओर, और कितना से जाएगा? 10 माइनस 3। ठीक है। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी बॉडी के लिए देखेंगे तो बी बॉडी के लिए कौन इसको आगे ले जा रहा है? बी जा किधर रहा है? तो इधर। बी को आगे कौन ले जा रहा है? तो पी फोर्स। कौन विरोध कर रहा है? तो क्यू फोर्स। तो लिखेंगे नेट फोर्स, लिखेंगे P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू बराबर हो गया M2 इंटू A। क्योंकि देखो फोर्स निकालने के बाद फॉर्मूला M में होता है। F बराबर, जब फोर्स निकाल लिए तो फॉर्मूला M में A, तो M की जगह M2 इंटू A। अगर C बॉडी के लिए निकालोगे तो C को कौन आगे ले जा रहा है, कौन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो Q। और Q अगर पता चल गया तो विरोध में कौन है? कोई नहीं, तो Q सिर्फ, इसलिए Q बराबर आ गया M3A। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। क्लियर है बाबू? 1 प्लस 2 प्लस 3 हम ऐड कर रहे हैं। F माइनस P प्लस P माइनस Q प्लस Q। M1A प्लस M2A प्लस M3A। Q से Q खत्म, P से P खत्म, F बराबर आ गया A कॉमन M1 प्लस M2 प्लस M3। A बराबर आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3। A निकल जाएगा तो इसमें भर देंगे तो Q निकल जाएगा।
और Q निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो P निकल जाएगा। और एक चीज मालूम चला तो इक्वेशन में पुट करते जाएंगे निकल जाएगा। यह सभी क्वेश्चन शॉर्टकट आसानी से भी बन सकता है, लेकिन अभी बेसिक क्लास में तुम लोग शॉर्टकट पे मत जाना, डिटेल मेथड को ही समझना बच्चों। यह समझना, प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है कि एक फोर्स बॉडी का सिस्टम दे देगा, फोर्स उस पर कैसे कैसे लगेगा यह दिखाना, किधर किधर एक्सेलरेशन होगा यह दिखाना, यह सब सीखना बहुत जरूरी है। ये दोनों सवाल को बच्चों नोट कर लोगे। अब हम आगे सवाल को बताते हैं। धीरे धीरे बात को मेहनत से, आराम से मेहनत करते करते समझ जाना है बाबू। देखो आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है फिर आगे कि यह देखो बहुत बढ़िया सवाल है न्यूटन्स लॉ का, ध्यान देना। यहां पर एक पुल्ली है, पुल्ली है, घिरनी है, इधर रस्सी लगाकर M1 बॉडी लटका दिए, इधर रस्सी लटका कर M2 बॉडी लटका दिए। इस तरह फिगर बना के दे देगा। इधर M1 बॉडी लटका दिया गया है रस्सी में और यहाँ पे M2 बॉडी लगा दिया गया है। यह एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, धागा है जो मासलेस है। याद रखना, अभी जितना भी न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, सब में स्ट्रिंग जो होगा मासलेस होगा, पुल्ली भी जो होगा वह मासलेस होगा। यह न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। अगर इनका मास रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वह आगे हम लोग रोटेशनल चैप्टर, रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में सीखेंगे। वह बात का बात है, लिखा रहेगा कि पुल्ली और स्ट्रिंग मासलेस है और इस तरह फिगर बना देगा। एक्सेलरेशन हमें पता करना होगा, एक्सेलरेशन पता करना होगा। मान लो यह भारी है, मतलब M2 M1 से बड़ा है, तो अगर यह भारी है तो नीचे गिरेगा ये एक्सेलरेशन से। जितना से यह नीचे गिरेगा उतना से यह ऊपर चढ़ेगा, जितना गिरेगा उतना ऊपर चढ़ेगा। तो जितना एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा उतना ही एक्सेलरेशन, उतना ही त्वरण से वह ऊपर उठेगा। यही एक्सेलरेशन हमें पता करना है। तो ध्यान दो बच्चों, मेहनत से देखो, समझो। इसको ए बॉडी नाम दे देते हैं, इसको बी बॉडी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग को न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन में एक डायग्राम बना के दिया रहेगा और तुम्हें बनाना होगा एक्सेलरेशन FBD। FBD का पूरा होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री मतलब इंडिविजुअल, अकेले बॉडी को लेकर उस पर सभी फोर्सों को दिखा दो, अकेले बॉडी को लेकर उस पर सभी फोर्सों को दिखा दो। तो यहाँ M1 है और यहाँ पे बच्चों M2 है। दुनिया के किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचता है mg से। तो यहाँ M1g, यहाँ M2g। जुड़ा हुआ है रस्सी से, तो रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे टेंशन कहते हैं, T लिख दिए। यहाँ टेंशन T जो है टेंशन इन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में तनाव उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे एक बात याद रखना, सेम स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग रहेगा तो एक टेंशन होगा, सेम टेंशन होगा। अगर मासलेस हो तब, अगर मासलेस हो तब। अभी तो खैर मासलेस ही पढ़ रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग रहेगा तो एक टेंशन होगा, मतलब पूरा स्ट्रिंग में टेंशन एक रहेगा। इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T रहेगा। क्या इस फिगर में नॉर्मल लगेगा? तो नहीं बच्चों। नॉर्मल वह फोर्स होता है जो सतह के द्वारा, सरफेस के द्वारा लगता है। नॉर्मल वह फोर्स होता है जो सरफेस के द्वारा लगता है। तो यहाँ तो भाई कोई सरफेस नहीं है, तो हवा में लटका हुआ है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। यह ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है और यह ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अगर बच्चों ध्यान दें, M1 बॉडी के लिए अगर हम देखें, M1 बॉडी के लिए अगर हम देखें तो बॉडी जा रहा है ऊपर। तो कौन ऊपर खींच के इसको ले जा रहा है? तो T चाह रहा है, रस्सी में जो T है वो ऊपर लग रहा है।
mg इसको नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन फिर भी यह जा रहा है ऊपर। अब समझो बच्चों, एक बॉडी है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या बॉडी कहीं जाएगा? तो नहीं चलेगा। अगर मान लो ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लगा और नीचे 5 लगा, तो बॉडी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर बॉडी पे ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लगा, नीचे 9 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बॉडी किधर जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब अगर बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों अपोजिट हैं, अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं तो दोनों अपोजिट अगर हैं तो बड़ा फोर्स के तरफ मोशन होता है। तो अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो T बड़ा है, अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो m2g बड़ा है। समझो यहाँ पे सिस्टम को समझते जाना है, बहुत ही मेहनत से आराम से बच्चों बातों को सीखना है, समझना है। देखो इस m1 बॉडी को हम देखेंगे तो क्या है नेट फोर्स जो बॉडी को ऊपर ले जाएगा, तो T इसको ऊपर ले जाना चाहता है और mg विरोध करना चाहता है, तो T माइनस m1g लिखेंगे। इस बात को समझे बच्चों, ध्यान दो। बॉडी T ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है तो बॉडी को T ऊपर ले जाने के लिए उत्तरदायी है और mg विरोधी है, तो T माइनस mg हो गया। मान लिया जाए एक ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे 4 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी ऊपर जाएगा, कितना से जाएगा? तो 10 माइनस 4 से 6 से ऊपर जाएगा। वही बात लिखे हैं, T माइनस m1g बराबर m1 इंटू a। यही ना न्यूटन सेकेंड ला है कि फोर्स निकाल लिए, उसको m गुने a के बराबर कर दो। अब m2 बॉडी के लिए बच्चों देखोगे, m2 बॉडी के लिए देखोगे तो m2 किधर जा रहा है? नीचे। तो कौन नीचे ले जा रहा है? m2g। कौन विरोध कर रहा है? तो T। तो नेट फोर्स लिखेंगे तो m2g माइनस T लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और m2g माइनस T बराबर हो जाएगा m2 इंटू a। अब T हटाना है तो जोड़ेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 T माइनस m1g प्लस m2g माइनस T m1a प्लस m2a, T कैंसिल हो गया। तो यहां पर आया बच्चों m2 माइनस m1 इंटू g, a कॉमन हो गया m1 प्लस m2, तो a बराबर आ गया m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसी a का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो t भी निकल जाएगा। जैसे डाटा दिया रहता क्वेश्चन में तो t निकालना होता, तो हम a का वैल्यू निकाल जो लिए हैं उसको पुट कर देंगे तो मेरा t का वैल्यू भी निकल जाएगा। नोट करो, प्रोसेस समझना, कैसे कैसे हम सोच रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, यह सोचना जरूरी है। अब तीनों क्वेश्चन रिपीट करोगे जो आज हम बताए हैं, उसको बढ़िया से रिपीट करोगे ना रिपीटेड मोड पर, तो बच्चों बढ़िया से एकदम समझ जाओगे। मेहनत करते रहना है लेकिन धैर्य नहीं खोना है। हो सकता है क्लासेस टाइम लगे समझने में, लेकिन सीख जरूर जाओगे, यह मेरा विश्वास है। ध्यान से मेहनत से मैथ में मैथमेटिकल इंडक्शन के जो 2 वीडियोज गए हैं अभी, उनको भी कंप्लीट करो बच्चों और ध्यान दो पढ़ाई पर। क्वेश्चन दिया है कि एक m1 मास का बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है बाबू, और यहाँ पर एक पुल्ली है और यहाँ पे रख दिया गया है m2 मास का बॉडी। यह नीचे गिर रहा है a एक्सेलरेशन से, यह ऊपर इधर बढ़ रहा है a एक्सेलरेशन से, यहाँ पुल्ली है, घिरनी है, सभी रस्सी मासलेस है, सभी पुल्ली मासलेस है, और हमें एक्सेलरेशन पता करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन। इस बॉडी का a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। तो न्यूटन्स लॉ में एक फिगर बना के दिया हुआ रहेगा, कनेक्टेड बॉडीज का फिगर बना के दिया रहेगा, और
हम लोगों से डिमांड मांगेगा कि बताओ बाबू कितना एक्सेलरेशन है। तो हर एक इंडिविजुअल बॉडी पर लगने वाले फोर्स को दर्शाएंगे, जिसे हम एफबीडी कहते हैं। एफबीडी में m1 मास का एक बॉडी है और एक m2 मास का बॉडी है। जो भी सरफेस बाबू क्वेश्चन में लेंगे अभी फिलहाल वह सब स्मूथ होगा। तो नीचे की ओर m2g लगा, ऊपर की ओर रस्सी से कनेक्शन है तो रस्सी में लगता है T और बॉडी आ रहा है A से नीचे। m1 मास का बॉडी है तो नीचे लगेगा m1g, सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस के कारण लगा नॉर्मल n और रस्सी में यहाँ लगेगा T। बॉडी A एक्सेलरेशन से आगे, बॉडी आगे बढ़ रहा है, इसमें बॉडी पीछे आ रहा है, इसे A नाम दिए हैं और इसे B नाम दिए हैं। ध्यान से मेहनत से बस बच्चों सीखते जाना है, सीख जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। पहला बॉडी A के लिए देख रहे हो, बॉडी किधर जा रहा है, देखो बॉडी ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, सतह पे रखा हुआ है। इसका मतलब n बराबर m1g है। ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर है। बॉडी जा किधर रहा है तो आगे, आगे कौन ले जा रहा है तो T, विरोध कौन कर रहा है तो कोई नहीं, इधर कोई इधर खींचने वाला नहीं है। तो नेट फोर्स अगर हम लिखें जो इसको मोशन करा रहा है वह T है। तो T बराबर m1 इंटू A होगा इक्वेशन नंबर 1। रस्सी में फोर्स लगता है T, जिधर स्ट्रिंग होता है उधर टेंशन लगता है T, और एक ही स्ट्रिंग से कनेक्शन है, एक ही स्ट्रिंग से अगर कनेक्शन है तो टेंशन इसमें भी T, यहाँ भी T लगेगा। ठीक है। अब बॉडी B के लिए देखो, बॉडी B के लिए देखो तो बॉडी B आ रहा है नीचे, कौन इसको नीचे ले जा रहा है तो m2g इसको नीचे ले जा रहा है और T इसका विरोधी फोर्स है। तो नेट फोर्स अगर बच्चों हम लिखेंगे तो लिखेंगे m2g माइनस T और m2g माइनस T बराबर m2a। देखो ले जाने वाला है m2g, विरोध करने वाला T है तो m2g माइनस T। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो T प्लस m2g माइनस T। देखो T अननोन रह रहा है इसलिए उसको कटा दे रहे हैं और यहाँ है m1a प्लस m2a। यहाँ बच्चों है m2g, a कॉमन लेंगे तो आएगा m1 प्लस m2, इसलिए a बराबर होगा m2g बाई m1 प्लस m2। यह तुम्हारा एक्सेलरेशन का बच्चों वैल्यू हो गया। इसे नोट कर लोगे, आगे हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो अभी 4 सवाल बताए, 4 न्यूमेरिकल्स तुम्हें बताए। बहुत मेहनत से आराम से क्वेश्चन को बच्चों तुम्हें समझना था। ध्यान दो, इसी को तुम्हें बच्चों समझना था कि कैसे कैसे हम सवालों को डिस्कस किए हैं। अब देखो बच्चों, छोटे छोटे सवाल से ही आगे बड़ा बनता है, इसलिए छोटा सवाल इग्नोर नहीं करना। यह सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर एक m1 मास का बॉडी है, रस्सी से जोड़ दिए m2 मास का बॉडी, इसको F से खींच रहे हैं। इसको अगर F से खींचोगे, इसको मान लो A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, रस्सी है बीच में स्ट्रिंग है, तो एक्सेलरेशन बताना है तो सब तो साथ ही चलेगा। A से A बताना है, m1 बॉडी पर आओ और यहाँ है m2, दोनों पर नीचे mg तो लगेगा ना, m1g m2g, सरफेस के कारण ऊपर लगेगा नॉर्मल n1, इसमें सरफेस के कारण n2, इधर F लगा खींच रहे हैं तो रस्सी टाइट हो जाएगा। F लगा के खींचेंगे तो स्ट्रिंग जो होगा टाइट हो जाएगा और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा, रिएक्शन फोर्स T कहलाएगा। यह टाइटनेस का भी आगे बढ़ेगा, टेंशन रस्सी की ओर लगता है
और हमेशा बॉडी से दूर लगता है। टेंशन रस्सी की ओर लगता है और हमेशा बॉडी से दूर लगता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। यह बॉडी ए हो गया, यह बॉडी बी हो गया। ए बॉडी को देखो, नेट फोर्स क्या है, कौन इसको ले जा रहा है, तो टी इसको ले जा रहा है और विरोध कोई नहीं कर रहा है। तो टी बराबर m1a लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। बी बॉडी के लिए देखोगे तो बी बॉडी को कौन आगे ले जा रहा है, तो एफ आगे ले जा रहा है और टी इसका विरोध कर रहा है। तो नेट फोर्स लिखेंगे तो लिखेंगे बच्चों एफ माइनस टी, और एफ माइनस टी बराबर होगा m2 इंटू ए, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 टी प्लस एफ माइनस टी, m1a और m2a, टी कट गया, एफ बराबर आ गया ए m1 प्लस m2, ए बराबर हो गया एफ बटा m1 प्लस m2। यह एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों। तो यह 5 जो सवाल अभी हम आज तुम लोग को बताएं, पूरा मेहनत करोगे तो यह 5 सवाल के थिंकिंग को सीख लोगे। आराम से ध्यान से एक बार वीडियोस देखने के बाद अगर दिक्कत आता है तो दोबारा वीडियोस देखो, सीखो लेकिन, और नोट्स खुद बनाने का, सब प्रॉब्लम खुद लिखा करो, कॉपी पे उतारा करो, ध्यान से नोट किया करो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक लिफ्ट है, लिफ्ट तो जानते ही होंगे, एक ऐसा मशीन है जो बिल्डिंग में ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए यूज होता है, या केबल ऑफ लिफ्ट है। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। लिफ्ट जो है एसेंस ऑफ विथ एक्सेलरेशन, लिफ्ट जो है एक एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक ना। इसमें एक m मास का बॉडी रखा हुआ है और ग्राउंड पे खड़ा हुआ शख्स इस पूरे सिस्टम को, जो इनर्शियल फ्रेम में है, जमीन पर खड़ा हुआ शख्स इस पूरे सिस्टम को देख रहा है कि लिफ्ट भाई ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है नॉर्मल क्या होगा। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी को एक सरफेस पे रख दोगे ना तो नीचे mg लगता है। यह वास्तव में वेट है, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मतलब सही भार, वस्तु का, बॉडी का भार है यह, और सरफेस इस पे फोर्स लगाता है नॉर्मल। n जो है वह नॉर्मल है। नॉर्मल वह फोर्स है जो सरफेस के द्वारा बॉडी पर लगता है। mg तो बॉडी सरफेस पे लगा दिया, और नॉर्मल जो है वो सरफेस के द्वारा बॉडी पे लगता है। और यही भार, यही वेट हम महसूस करते हैं, इसे हम एपरेंट वेट कहते हैं। एपरेंट वेट वह वेट है, एपरेंट वेट वह वेट है जो हम महसूस करते हैं, ठीक है। एपरेंट वेट वह वेट है जो हम महसूस करते हैं। n अगर mg के बराबर आ गया, n अगर mg के बराबर आ गया तो पर्सन जो होगा फील्स नॉर्मल, पर्सन अपने आप को सामान्य महसूस करेगा। n अगर mg से बड़ा आ गया तो जितना वेट है उससे ज्यादा महसूस करने लगा, तो पर्सन अपने आप को भारी महसूस करेगा, फील्स हेवियर। n अगर mg से छोटा आ गया, अलग अलग केसेज में यह सब चीजें आती हैं, तो पर्सन अपने आप को हल्का महसूस करेगा, पर्सन फील्स लाइट। एक पर्सन को यह सब नॉर्मल ये 3 स्थितियां हैं। अगर किसी बॉडी को सरफेस पे रखते हो तो बॉडी का जो वेट होता है mg होता है, सरफेस के द्वारा बॉडी पर जो फोर्स लगता है वह नॉर्मल कहलाता है, और नॉर्मल हम लोग का एपरेंट वेट होता है
फीलिंग वेट होता है, महसूस करने वाला वेट होता है, या कहो कि आभासी भार होता है। तो अगर नॉर्मल mg के बराबर हो, जितना भार है उतना ही महसूस कर रहा है, तो आदमी सामान्य महसूस करेगा। अगर कोई पर्सन का जो एपरेंट वेट है वह एक्चुअल वेट से बड़ा हो जाए तो आदमी अपने आप को हेवी महसूस करेगा, छोटा हो जाए तो लाइट महसूस करेगा। अब इस केस में आते हैं, पर्सन जो है लिफ्ट जो है ऊपर चढ़ रहा है, इस m मास की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे mg लगेगा, सरफेस के कारण ऊपर नॉर्मल लगेगा, बॉडी ऊपर जा रहा है, या नहीं देख रहा है बॉडी पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो नेट फोर्स अगर यहाँ कोई पूछेगा n माइनस mg बोलेंगे। नेट फोर्स अगर कोई पूछेगा तो n माइनस mg बोलेंगे। n जो है वह ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा होगा। तो n माइनस mg बराबर m इंटू a लिख देंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन a है तो बॉडी का भी a है। n बराबर आ गया mg प्लस m में। तो अगर कोई लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो पर्सन का जो वेट है वह mg प्लस m में महसूस होगा। n जो है mg से बड़ा हुआ, यानी पर्सन जो होगा फील्स हेवियर, पर्सन अपने आप को हेवी महसूस करेगा। इसमें आगे एक और केस है कि लिफ्ट एसेंट्स ऑफ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चढ़े तब क्या होगा? तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो n बराबर यहां mg आ जाएगा। तो पर्सन अपने आप को सामान्य महसूस करेगा, फील्स नॉर्मल। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि अगर मान लो कभी ऐसा आया कि नॉर्मल का वैल्यू जीरो आ गया तो पर्सन अपने आप का जो उसका महसूस करने वाला वेट है, एपरेंट वेट है, अगर वह जीरो आ गया तो पर्सन अपने आप को वेटलेस महसूस करेगा। पर्सन फील्स वेटलेस मतलब भारहीन, कोई भार महसूस नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की क्लासेस समझ में आई होंगी। थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते रहो बच्चों। सभी टॉपिक को कंप्लीट करो। न्यूटन्स लॉ के 3 वीडियोज गए हैं, तीनों कंप्लीट करो। मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट करो। अगर जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं वह पीछे प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाले चैप्टर्स के वीडियोज भी जरूर देखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।